नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परफेक्शन आईएएस का जो मंथली करेंट अफेयर्स है, इस मंथली करेंट अफेयर्स के वॉल्यूम 8 में जो बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स दिया हुआ है, उस बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला न्यूज है, प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय कैंपस का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के राजगीर में जो नालंदा विश्वविद्यालय का कैंपस है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नालंदा विश्वविद्यालय को भारत एवं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन राष्ट्रों के बीच एक सहयोगी प्रयास के रूप में जाना जाता है। इस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में 17 देशों के राजदूत शामिल हुए थे। इस समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा उपस्थित थे। अब नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में हम लोग जान लेते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो यह कैंपस बना है, यह आधुनिकतम अधिसंरचनात्मक सुविधाओं से युक्त है, जिसमें पारंपरिक एवं आधुनिकता का सम्मिश्रण किया गया है। इस परिसर का डिजाइन जो है प्रसिद्ध वास्तुविद बीबी जोशी ने तैयार किया है। बीबी जोशी ने इसका आर्किटेक्ट बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके परिसर में स्थित एशिया के सबसे बड़े पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया। तो एशिया के सबसे बड़े पुस्तकालय का उद्घाटन नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस में किया गया है। यह जो विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो हरित परिसर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन किया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस का जो उद्घाटन किया गया है, यह नेट जीरो हरित परिसर होगा। यह विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो हरित परिसर होगा, जहां से कार्बन सहित किसी भी हानिकारक रसायन का उत्सर्जन नहीं किया जाएगा। 455 एकड़ के क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय बनाया गया है। यह 100 एकड़ में फैला नेट जीरो परिसर अनेक जल निकायों से युक्त है। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के द्वारा इसे स्थापित किया गया था और इस विश्वविद्यालय ने 2014 में कार्य करना आरंभ कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास, तो सम्राट कुमार गुप्त ने 427 ईस्वी में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रांता यानी कि आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में नष्ट कर दिया था और उस 1193 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। इस विश्वविद्यालय के छात्र महायान के साथ साथ हीनयान अर्थात बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय महायान और हीनयान के लोग इस विद्यालय में अध्ययन करने आते थे। वेद, तर्क, संस्कृत, व्याकरण, चिकित्सा एवं सांख्य जैसे अनेक विषयों का पठन पाठन यहाँ पे किया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को 2016 में विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता मिली। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का दूसरा विरासत स्थल बन गया, जबकि इसके पहले बोध गया का जो महाबोधि मंदिर है, उसे नालंदा के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। और यह महाबोधि मंदिर, बोध गया का महाबोधि मंदिर बिहार के तरफ से विश्व विरासत स्थल में शामिल होने वाला प्रथम विश्व विरासत स्थल था। और नालंदा का जो भग्नावशेष है, इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया वर्ष 2016 में और यह बिहार का दूसरा स्थल बन गया जो कि विश्व विरासत स्थल में इसे शामिल किया गया। नेक्स्ट न्यूज है, मोदी सरकार में 8 मंत्री बिहार से। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इनके मंत्रिमंडल में शामिल बिहार के 8 मंत्रियों में से 4 कैबिनेट मंत्री शामिल हुए और 4 राज्य मंत्री के रूप में शामिल हुए। 4 कौन कौन से कैबिनेट मंत्री? गिरिराज सिंह को वस्त्र मंत्रालय दिया गया है। जीतन राम मांझी जो कि हम पार्टी के नेता हैं, जीतन राम मांझी, उन्हें एमएसएमई मंत्रालय मिला है। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को पंचायती राज, मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी उद्योग मंत्रालय मिला है, जबकि चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मिला हुआ है। राज्य मंत्री के रूप में भी 4 मंत्री शामिल हुए, जिसमें से रामनाथ ठाकुर को कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, नित्यानंद राय गृह मंत्रालय,
राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय और सतीश चंद्र दुबे कोयला एवं खदान राज्य मंत्री बने हैं। ये चारों राज्य मंत्री बने हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मंत्रिमंडल बना था उसमें बिहार की तरफ से 4 केंद्रीय मंत्री बने और 4 राज्य मंत्री बने। नेक्स्ट न्यूज है, पटना उच्च न्यायालय द्वारा बिहार में 65% आरक्षण को रद्द कर दिया गया। बिहार सरकार ने 65% आरक्षण प्रदान किया था जिसे पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस निर्णय को रद्द किया जिसमें राज्य की सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा को मैक्सिमम 50% जो की है उससे बढ़ाकर 65% करने की बात कही गई थी। उच्च न्यायालय के अनुसार सरकार का यह निर्णय गैर कानूनी और असंवैधानिक है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच द्वारा यह निर्णय दिया गया। 75% आरक्षण जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण शामिल है को संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का उल्लंघन बताया इन्होंने और इस आरक्षण को रद्द कर दिया। नेक्स्ट न्यूज है, राज्य का सबसे बड़ा सौर संयंत्र बांका में राज्य का सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित किया गया है। इस सौर संयंत्र से बिहार को 50 मेगावाट सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी। इस प्रकार राज्य की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 181.1 मेगावाट हो जाएगी। आपदा समूह ने इस संयंत्र को स्थापित किया है। यह कदम राज्य के अपने हरित ऊर्जा पोर्टफोलियो का संवर्धन करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। बिहार में शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य वर्ष 2040 निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, पटना के अतिरिक्त 4 अन्य शहरों में शुरू होगी मेट्रो ट्रेन। पटना में मेट्रो ट्रेन का परिचालन शुरू होने वाला है और पटना के अतिरिक्त 4 अन्य शहरों में भी मेट्रो ट्रेन के परिचालन सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए बिहार सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। बिहार मंत्रिमंडल ने 20 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिनमें से मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर। पटना के अतिरिक्त ये 4 शहर हैं। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा एवं भागलपुर, इन 4 शहरों में मेट्रो परियोजना शुरू करने की अनुमति मिली है। जहाँ तक इन परियोजनाओं के वित्त पोषण का सवाल है तो कुल व्यय राशि का 20% केंद्र सरकार देगा, 20% राज्य सरकार वहन करेगा और शेष 60% मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और जापान अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेशन एजेंसी जैसी वित्तीय एजेंसियों से सहयोग राशि प्राप्त की जाएगी और ऋण सहायता प्राप्त की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज है, नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन। नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो कि औरंगाबाद में है, बिहार के औरंगाबाद में है। यहाँ पर 3 नई इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 800 मेगावाट होगी। तो नबीनगर जो कि औरंगाबाद में है, यहाँ पर सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया जाएगा। उसकी 3 नई इकाइयाँ बनाई जाएंगी और वे 800 मेगावाट की होंगी। केंद्र सरकार ने नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन के क्षमता विस्तार के द्वितीय चरण को मंजूरी दे दी है। औरंगाबाद बिहार में स्थित इस थर्मल पावर स्टेशन का पूर्ण स्वामित्व जो है एनटीपीसी के पास होगा। इस द्वितीय चरण में 3 नई इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी जो प्रत्येक 800 मेगावाट की होगी। यह संयंत्र 2029 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें बिहार को निर्बाध गति से बिजली आपूर्ति की जाएगी। इन 3 इकाइयों की स्थापना से नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन की कुल विद्युत क्षमता 1980 मेगावाट से बढ़कर 4380 मेगावाट हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज है, कजरा में L&T लगाएगा सौर संयंत्र। बिहार के लखीसराय जिले में कजरा नामक स्थान पर L&T 185 मेगावाट का सौर संयंत्र लगाएगा। L&T को लखीसराय के कजरा में ग्रिड कनेक्टेड 185 मेगावाट के सोलर पीवी प्लांट लगाने का ऑर्डर मिला है। इसके साथ ही वह 254 मेगावाट बैटरी ऊर्जा स्टोरेज सिस्टम भी स्थापित करेगी। देश का 19वां निफ्ट बेगूसराय में स्थापित किया जाएगा। हर्ल परिसर में अगले 2 वर्षों में निफ्ट का एक प्रशिक्षण केंद्र खोला जाना है। बिल्डिंग बनने के बाद से यह बीएडा कैंपस में स्थापित हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, मंगल ग्रह के 2 नए क्रेटर मुर्सान और हिल्सा। मंगल ग्रह के 2 नए क्रेटरों के नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 कस्बों पर रखा गया है। हिल्सा जो है यह बिहार का एक कस्बा है, जबकि मुर्सान उत्तर प्रदेश का एक कस्बा है। इन्हीं 2 कस्बों के नाम पर मंगल ग्रह पर खोजे गए 2 नए क्रेटर का नाम रखा गया है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद
के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर 3 अज्ञात क्रेटर खोजा है। ये 3 क्रेटर मंगल ग्रह के 21 डिग्री दक्षिण से 20.9 डिग्री पश्चिम के बीच में थलरिस ज्वालामुखी क्षेत्र में अवस्थित है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा इन क्रेटरों का नामकरण 2 भारतीय कस्बों के नाम पर रखने की स्वीकृति मिलने के बाद इन क्रेटरों का नाम लाल क्रेटर, जो कि प्रयोगशाला के भूतपूर्व निदेशक देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है, मुरसान क्रेटर जो कि उत्तर प्रदेश में है, और हिल्सा क्रेटर जो कि हिल्सा बिहार का एक जगह है। तो देवेंद्र लाल एक विख्यात कॉस्मिक किरण भौतिक शास्त्री थे और हिल्सा बिहार के नालंदा जिले में स्थित तथा मुरसान उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में स्थित है। नेक्स्ट न्यूज है, मोबाइल धोखाधड़ी मामले में बिहार का 5वां स्थान है। मोबाइल धोखाधड़ी मामले में बिहार 5वें स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश इस मामले में पहले स्थान पर है। उपभोक्ताओं ने दूरसंचार विभाग के चाक्षु पोर्टल पर भुगतान, गैस कनेक्शन, बिजली बिल, KYC एवं फ्री मोबाइल रिचार्ज आदि के नाम पर हुए फ्रॉड की शिकायतें दर्ज कराई और उस मामले में बिहार शीर्ष पर रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश बिहार के साथ शीर्षस्थ राज्य हैं। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार में परिमार्जन प्लस पोर्टल लॉन्च किया गया। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि संबंधी दस्तावेजों में शोधन करने के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य है विभाग में रैयतों के जमाबंदी रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार हेतु ऑनलाइन रिक्वेस्ट फाइल करने की सुविधा प्रदान करना। इस सुविधा से रैयत को अपना नाम, पिता का नाम, पता, जाति, डिजिटलाइज जमाबंदी, खेसरा, रकबा, चौहद्दी से संबंधित लेखों, टैक्स रिटर्न की एंट्री में हुई गलतियों को सुधार करने में मदद मिलेगी। यह पोर्टल बिहार के सभी 534 अंचलों के जमाबंदी रिकॉर्ड को देखने की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार के 21 जिलों में होगी ड्रैगन फ्रूट्स की खेती। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बिहार के चौथे कृषि रोड मैप में ड्रैगन फ्रूट्स को शामिल किया गया है। जिन 21 जिलों की मिट्टी ड्रैगन फ्रूट्स के पैदावार के लिए उपयुक्त पाई गई है वे जिले हैं मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, सुपौल, औरंगाबाद, बेगूसराय, किशनगंज। सरकार ने ड्रैगन फ्रूट की खेती पर किसानों को 40% सब्सिडी देने का भी निर्णय लिया है। इसकी उपज के लिए निर्गत 1 यूनिट की लागत लगभग 7.5 लाख रुपया आती है। ड्रैगन फ्रूट की उपज के लिए किसानों को 3 किस्तों में अनुदान प्रदान किया जाएगा। पहली किस्त कुल अनुदान राशि का 60% होगा अर्थात 1.8 लाख रुपया। दूसरी किस्त अनुदान राशि का 20% होगा अर्थात 60,000 रुपया, जो कि अगले वर्ष दिया जाएगा। और जब लगाए गए पौधों से 75% पौधे सफलतापूर्वक रोपित हो चुके होंगे और बढ़ रहे होंगे, जबकि शेष 20% अनुदान की राशि अंतिम किस्त के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी जब 90% पौधे बच जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है, बाल हितैषी पंचायतों का शुभारंभ। राज्य सरकार के साथ मिलकर यूनिसेफ ने अररिया और पूर्णिया जिलों में 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी पंचायत शुरू किया है। अररिया एवं पूर्णिया की 5-5 ग्राम पंचायतों को बाल हितैषी पंचायतों के रूप में विकसित किया गया है। इसके तहत बाल संसद का गठन किया जाएगा और पंचायत के विकासार्थ योजनाओं के निर्माण से पहले बच्चों की भी राय ली जाएगी। नेक्स्ट न्यूज है, मनरेगा श्रमिकों को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। बिहार सरकार ने मनरेगा श्रमिकों को 100 दिनों का रोजगार न पा सकने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। नियमों के अनुसार मनरेगा के तहत कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को 15 से 30 दिनों के भीतर कार्य दिया जाना है। यदि काम नहीं मिलता है तो अगले 100 दिनों के लिए उस व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई है। बेरोजगारी भत्ते के रूप में पहले महीने में तय मजदूरी का 1/4 भाग दिया जाएगा तथा अगले महीने से मजदूरी का आधा भाग दिया जाना है। बिहार में मनरेगा श्रमिकों को प्रतिदिन 245 रुपया मजदूरी दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज है, गंडक नदी का किनारा मगरमच्छों के लिए आदर्श प्रजनन स्थल। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। वो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। तो पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में गंडक नदी के किनारे मगरमच्छों के 160 बच्चे देखे गए हैं हाल ही में। नेपाल से उद्गमित गंडक नदी BTR से होकर बहती है, गंगा नदी से मिल जाती है। मगरमच्छों के लिए आदर्श प्रजनन स्थल बना हुआ है। स्थलीय एवं जलीय आवासों में वन्य जीवों की बढ़ती उपस्थिति
प्रकृति के पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। गंडक नदी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट न्यूज है कैमूर के करमचट बांध के निकट पर्यटन सुविधाओं का उद्घाटन। कैमूर एवं रोहतास की सीमा पर स्थित करमचट बांध के निकट भीतरी बांध गांव के रामपुर प्रखंड में रामपुर पर्यटन सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने 2 करोड़ से अधिक से लागत से बनी इस पर्यटन इकाई का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट न्यूज है श्रीराम पॉलिटेक्निक कॉलेज को NBA की मान्यता। मधुबनी में स्थित है श्रीराम पॉलिटेक्निक कॉलेज, जिसे बिहार का प्रथम कॉलेज बन गया है, जिसे NBA से मान्यता प्राप्त हुई है। श्रीराम पॉलिटेक्निक कॉलेज बिहार का प्रथम पॉलिटेक्निक कॉलेज है जो NBA से संबद्ध हो गया है। संस्थान की गुणवत्ता संभाव्यता का आकलन करने के पश्चात NBA ने इसे मान्यता दिया है। नेक्स्ट न्यूज है ज्ञान भवन में आम महोत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ज्ञान भवन में आयोजित 2 दिवसीय आम महोत्सव का उद्घाटन किया। भागलपुर के तिलकपुर सुल्तानगंज के निवासी अशोक कुमार चौधरी को आम शिरोमणि की उपाधि दी गई। आम महोत्सव पटना में आयोजित किया गया ज्ञान भवन में, जहां पर भागलपुर के अशोक कुमार चौधरी को आम शिरोमणि की उपाधि से नवाजा गया। अशोक कुमार चौधरी को विभिन्न श्रेणियों में सर्वोच्च अंक प्राप्त हुए और उन्हें आम शिरोमणि का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट न्यूज है मधुबनी में भगवान विष्णु की 700 वर्ष पुरानी मूर्ति मिली है। मधुबनी में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की 700 वर्ष पुरानी मूर्ति मिली है। मधुबनी के बरसाम गांव के पैम्पवी तालाब से मिट्टी खोदते समय 700 वर्ष पुरानी काले पत्थर से बनी भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई। यह मूर्ति टूटी हुई अवस्था में प्राप्त हुई। प्रसिद्ध पुरातत्वशास्त्री डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा के अनुसार यह मूर्ति कर्नाटक काल की है। नेक्स्ट न्यूज है रीजेंट सिनेमा हॉल में पटना सिने फेस्ट का आयोजन। सिने यात्रा एवं हाउस ऑफ वैरायटी ने कला संस्कृति एवं युवा विभाग के साथ मिलकर रीजेंट सिनेमा परिसर में 5 दिवसीय पटना सिने फेस्ट का आयोजन किया। इस आयोजन का समापन पाका नामक फिल्म के साथ हुआ। समापन समारोह के आर्टिस्ट निदेशक रविराज पटेल ने संचालित किया। नेक्स्ट न्यूज है आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों में योग और हर्बल बाग। बिहार के 294 आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों में योग तथा हर्बल बाग की व्यवस्था होगी। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं। यहाँ पर एलोपैथी के बजाय आयुर्वेदिक योगा और जड़ी बूटियों के माध्यम से इलाज किया जाएगा इस योगा और हर्बल वेलनेस सेंटर में। अब नियुक्तियाँ, बिहार से संबंधित नियुक्तियाँ। न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल बने पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में न्यायमूर्ति चंदेल को अर्थात अरविंद सिंह चंदेल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। के विनोद चंद्रन पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं के विनोद चंद्रन और अरविंद सिंह चंदेल को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है। पटना उच्च न्यायालय में जजों के स्वीकृत पदों की संख्या 53 है। इसमें से वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश समेत 34 न्यायाधीश कार्यरत हैं। नेक्स्ट न्यूज है अवधेश नारायण सिंह बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष नियुक्त। भारतीय जनता पार्टी के अवधेश नारायण सिंह को बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विधान परिषद के अध्यक्ष देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद के रूप में निर्वाचित हो जाने के बाद यह पद रिक्त हो गया था। उसके बाद अवधेश नारायण सिंह को बिहार विधान परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अवधेश नारायण सिंह इसके पूर्व भी 2 बार इस विधान परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। पहली बार 2012 में और दूसरी बार 2022 में। अध्यक्ष के रूप में यह इनका तीसरा कार्यकाल होगा। और उपाध्यक्ष के रूप में जदयू के रामबच्चन राय को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है बिहार विधान परिषद का। नेक्स्ट न्यूज है सम्राट चौधरी GST दर युक्तिकरण पैनल के संयोजक नियुक्त। GST अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल ने पुनर्गठित GST दर युक्तिकरण पैनल के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के संयोजक के रूप में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी की नियुक्ति की घोषणा की है। श्री चौधरी सुरेश खन्ना जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्य वित्त मंत्री थे, उनके स्थान पर इस संयोजक का पद ग्रहण करेंगे। अब बिहार से संबंधित पुरस्कार की चर्चा कर लेते हैं। यूएस ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड डॉक्टर राजनाथ झा को दिया गया है।
यूएस ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड। डॉक्टर राजनाथ झा को यूएस ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन अमेरिका के तत्वाधान में नई दिल्ली में आयोजित कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर झा को यूएस ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड एवं इंटरनेशनल एस्ट्रो एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर झा को मांगलिक दोष निवारण एवं सुखी वैवाहिक जीवन से संबंधित उनके शोध आधारित व्याख्यान हेतु प्रदान किया गया। नेक्स्ट न्यूज है, बिजली दीदी एवं वोल्टेज भैया को पुरस्कार मिला है। तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेट कंपनी लिमिटेड के दो लोकप्रिय शुभंकर बिजली दीदी एवं वोल्टेज भैया को दिल्ली में एक्सचेंज फॉर मीडिया इंडिया PR एंड कॉरपोरेशन कम्युनिकेशन अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। बिहार की बिजली कंपनियां क्रिएटिव कम्युनिकेशन के माध्यम से बिजली दीदी और वोल्टेज भैया का प्रयोग कर उपभोक्ताओं को विभिन्न मुद्दों पर जागरूक करती है। ग्रेमैटर्स कम्युनिकेशंस एवं इसकी सहयोगी कंपनियों ने मिलकर अनेक जागरूकता अभियानों को डिजाइन किया, जिसमें से इन दोनों शुभंकरों का प्रयोग किया गया। ग्रेमैटर्स कम्युनिकेशन बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के सोशल मीडिया हैंडलों को प्रबंधित करने वाली पब्लिक रिलेशंस एजेंसी है। नेक्स्ट न्यूज है, नागी एवं नकटी पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल में शामिल। बिहार के जमुई जिला में स्थित है नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। तो बिहार के जमुई जिला में अवस्थित नागी एवं नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइटों की सूची में शामिल किया गया है। नागी एवं नकटी दोनों ही पक्षी अभ्यारण्य जमुई जिला के झाझा वन क्षेत्र में स्थित मानव निर्मित जलाशय है। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य के रामसर स्थलों में शामिल होने के बाद बिहार में अब रामसर स्थलों की संख्या 3 हो गई है। बिहार का पहला रामसर स्थल बेगूसराय का कांवड़ झील है, जिसे वर्ष 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। रामसर स्थलों के सर्वाधिक संख्या के मामले में 82 स्थलों के साथ भारत और चीन संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर अब हो गए हैं। अब नकटी पक्षी अभ्यारण्य के बारे में बात करते हैं। नकटी बांध के निर्माण के दौरान इस अभ्यारण्य को मुख्य रूप से सिंचाई के लिए विकसित किया गया था। बांध के निर्माण के समय ही यह आर्द्र भूमि तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में 150 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों, स्तनधारियों, मछलियों, जलीय पौधों, सरीसृपों तथा उभयचरों का स्थान बन चुका है। इसमें वे प्रजातियां भी शामिल हैं जिनका अस्तित्व संकट में है। उदाहरण स्वरूप भारतीय हाथी, एलिफेंट मैक्सिमस इंडिकस एवं देसी कैटफिश। 1984 में इस आर्द्र भूमि को पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ। नागी पक्षी अभ्यारण्य, इस अभ्यारण्य को नागी नदी पर बांध बनाते समय निर्मित किया गया था। प्रवासी पक्षी यहाँ बड़ी संख्या में आया करते थे एवं इसलिए 1984 में इसे पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र घोषित किया गया। शीत ऋतु में इस स्थल पर आने वाले प्रवासी प्रजातियों में लुप्त प्राय वेयर पोचार्ड एवं स्टेपी ईगल भी शामिल हैं। नेक्स्ट न्यूज है, शुभ चंद्र सिन्हा दीनानाथ मेमोरियल अवार्ड। दीनानाथ मेमोरियल अवार्ड मिला शुभचंद्र सिन्हा को। शुभचंद्र सिन्हा को दीनानाथ स्मृति पुरस्कार दिया गया। सिक्किम के भूतपूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद ने बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पुस्तकालय में नवनिर्मित डॉक्टर दीनानाथ शरण मेमोरियल कक्ष का उद्घाटन किया। डॉक्टर शरण की जयंती पर आयोजित इस समारोह में शुभचंद्र सिन्हा को डॉक्टर दीनानाथ स्मृति सम्मान दिया गया। इस वर्ष का शैलजा माला स्मृति पुरस्कार विदुषी कवित्री यशोदा शर्मा को दिया गया। नेक्स्ट न्यूज है, पुस्तक और लेखक से संबंधित। पद्मश्री आर्टिस्ट ऑफ बिहार अशोक कुमार सिन्हा बिहार संग्रहालय द्वारा पद्मश्री आर्टिस्ट ऑफ बिहार नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में बिहार से संबंधित 15 पद्मश्री कलाकारों की कहानियां वर्णित हैं। इस पुस्तक के लेखक बिहार संग्रहालय के अतिरिक्त निदेशक अशोक कुमार सिन्हा हैं। नेक्स्ट न्यूज है, खेल से संबंधित। जावेद अंसारी को अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। नेपाल में आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में पटना कॉलेज के छात्र जावेद अंसारी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। जावेद अंसारी जमुई के रहने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज है, श्रेयसी सिंह पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए चयनित। जमुई की विधायक हैं श्रेयसी सिंह। श्रेयसी सिंह का चयन
पेरिस ओलंपिक में जाने वाली भारतीय शूटिंग टीम्स में हुआ था। पेरिस ओलंपिक अब समाप्त हो गया है और श्रेयसी सिंह ने उस ओलंपिक में बहुत खास प्रदर्शन नहीं किया। भारतीय ओलंपिक टीम में इनका चयन हुआ था बिहार की तरफ से। श्रेयसी सिंह को ओलंपिक खेलों में बिहार के तरफ से चुने जाने वाली ये पहली खिलाड़ी बनी थी। धन्यवाद।